नमस्कार, राज्यसभा टीवी के खास कार्यक्रम RSTV विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक डोभाल। ईरान और सऊदी अरब के रिश्ते 1980 के दशक के बाद सबसे खराब हालात में पहुंच गए हैं। दोनों देशों ने कूटनीतिक संबंध तोड़ लिए हैं। दोनों देश मध्य पूर्व में राजनीतिक गोलबंदी में जुट गए हैं और इस मामले की शुरुआत सऊदी अरब में 47 कैदियों को फांसी देने से हुई, जिनमें शिया धर्मगुरु शेख निम्र अल निम्र भी शामिल थे। इसके बाद शिया बहुल ईरान में गुस्सा फूट पड़ा। नाराज लोगों ने तेहरान में सऊदी अरब के दूतावास को आग लगा दी। हालांकि जिनको फांसी दी गई उनमें ज्यादातर सुन्नी समुदाय के लोग शामिल थे, लेकिन गुस्सा शिया समुदाय का फूटा क्योंकि शेख निम्र अल उनके धर्मगुरु थे। विशेष में बताएंगे संयुक्त राष्ट्र समेत दुनिया के देशों ने इस पर कैसी प्रतिक्रिया जाहिर की है और सीरिया शांति वार्ता पर इसका क्या असर पड़ सकता है। तो शुरू करते हैं विशेष फांसी के बाद। सऊदी अरब में शिया धर्मगुरु शेख अल निम्र को फांसी दिए जाने की ईरान समेत दुनिया के तमाम देशों ने निंदा की है। दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव के मद्देनजर दुनिया भर में चिंता का माहौल है। तमाम देश दोनों देशों के बीच सुलह की कोशिश भी कर रहे हैं और इस बीच ईरान ने यमन में अपने दूतावास पर हमले के लिए सऊदी अरब को जिम्मेदार ठहराया है। उसने सऊदी अरब और उसके सहयोगी देशों से आयात पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान भी कर दिया है। सऊदी अरब के शीर्ष शिया धर्मगुरु शेख अल निम्र को फांसी दिए जाने के बाद दुनिया भर में प्रदर्शन हो रहे हैं। ईरान में तेहरान और मशहद स्थित सऊदी दूतावासों में तोड़फोड़ और आगजनी के बाद 40 लोगों को गिरफ्तार करना पड़ा। दूतावास कर्मियों को सुरक्षित निकालने के लिए ईरानी सुरक्षा कर्मियों को कड़ी मशक्कत भी करनी पड़ी। तो वहीं बहरीन की सड़कों पर भी लोगों ने शिया धर्मगुरु को फांसी दिए जाने का कड़ा विरोध किया। लंदन और तेहरान में भी प्रदर्शनकारियों ने सऊदी अरब दूतावास में घुसने की कोशिश की। इराकी सेना ने भी शिया मौलवी को फांसी को गलत बताया। واليوم هذا العمل حقيقة جاء في ظرف جدا معقد. كنا نتمنى أن نبعد المنطقة عن التشنج الطائفي، عن سياسة المحاور الإقليمية، لكن أن يكون अल निम्र को फांसी देने के फैसले की सऊदी अरब के सहयोगियों ने भी कड़ी निंदा की है। अमेरिका, रूस और यूरोपीय संघ इस मतभेद को खत्म कराने और आपसी सुलह कराने की कोशिश में लगा है। अमेरिका ने दोनों देशों में तनाव खत्म करने के लिए जरूरी कदम उठाने की अपील की, जबकि रूस ने मध्यस्थता की पेशकश कर डाली। Julie, we do continue to be concerned about the need for both the Iranians and the Saudis to de-escalate the situation in the Middle East. That we're urging all sides to show some restraint and to not further inflame tensions that are on quite vivid display in the region. That even our friends who we work with on so many other areas should not be immune from our criticism and our questions about rule of law, about their treatment of minorities. इधर सऊदी अरब सरकार का कहना है कि आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने वालों को सजा देना जारी रहेगा। تم صباح هذا اليوم السبت الموافق لل23 من شهر ربيع الأول عام 1437 هجرية تنفيذ الأحكام القضائية الشرعية بحق 47। ईरान और सऊदी अरब के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। अब ईरान ने यमन में अपने दूतावास पर बमबारी के लिए सऊदी लड़ाकू विमानों को जिम्मेदार ठहराया। ईरान ने कहा है कि वो इसे सुरक्षा परिषद में उठाएगा। हालांकि सऊदी की अगुवाई वाली गठबंधन सेना ने इन आरोपों को खारिज कर दिया। उसका दावा है कि यमन की राजधानी सना में ईरानी दूतावास या उसके आसपास कोई अभियान नहीं चलाया गया और ईरानी दूतावास की इमारत पूरी तरह सुरक्षित है। इस बीच ईरान ने सऊदी अरब और उसके सहयोगी देशों से आयात पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया है। वहीं सोमालिया ने ईरानी राजनयिकों को 72 घंटे के भीतर देश छोड़ने को कहा है। अमिताभ अरुण दुबे, राज्यसभा टीवी। इस साल की शुरुआत में ही सऊदी अरब और ईरान के रिश्तों में तनाव आ गया था।
ये विवाद शिया धर्मगुरु शेख निम्र अल निम्र की फांसी को लेकर शुरू हुआ। ईरान समेत शिया बहुल देश इसका जबरदस्त विरोध कर रहे हैं। वहीं सुन्नी बहुल सऊदी अरब और उसके सहयोगी निम्र की फांसी को सही ठहरा रहे हैं। 2 जनवरी 2016 सऊदी अरब में आतंकवाद और सरकार के खिलाफ विद्रोह में शामिल होने के आरोप में 47 कैदियों को मौत की सजा दे दी गई। इस खबर ने अचानक ही दुनिया के सामने ईरान और सऊदी अरब के बीच उपजे तनाव को जाहिर कर दिया। दूसरी तरफ यह खबर सऊदी अरब के अल्पसंख्यक शियाओं का मुद्दा भी दुनिया की चर्चा में ले आई, जिस पर अक्सर कम ही बहस देखने को मिलती है। सऊदी अरब की 3 करोड़ की आबादी में लगभग 15% इसी शिया आबादी के बड़े धार्मिक नेता थे निम्र अल निम्र। 2 जनवरी को सजाए मौत पाने वालों में शिया मौलवी शेख निम्र अल निम्र भी शामिल थे। सरकार की ओर से संचालित सऊदी प्रेस एजेंसी की ओर से जारी की गई सूची में मौलवी का नाम आते ही उनकी फांसी का विरोध शुरू हो गया। ईरान समेत कई देशों ने सऊदी अरब के खिलाफ बयानबाजी और चेतावनी का दौर शुरू कर दिया। जाहिर है जिस शख्स की फांसी पर दुनिया में इतना उबाल मचा हो वो कोई आम शख्स नहीं था। निम्र बाकिर अल निम्र या शेख निम्र अल निम्र को दुनिया भर में अरब स्प्रिंग के दौरान उभरे बड़े नेता के तौर पर जाना जाता था। 2010 की सर्दियों में अरब लीग और उत्तरी अफ्रीका के देशों में हुए जन प्रदर्शनों में मिस्र, लीबिया, यमन और ट्यूनीशिया में तख्ता पलट कर दिया। सऊदी अरब में विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व शेख निम्र अल निम्र ने ही किया था। शेख अल निम्र युवाओं में काफी लोकप्रिय नेता माने जाते थे। वो सऊदी अरब के शासकों के कड़े आलोचक थे। उन्होंने सऊदी अरब में स्वतंत्र चुनाव की वकालत की। इससे पहले सऊदी सरकार ने उन्हें 2006 में भी गिरफ्तार किया था। बाद में 8 जुलाई 2012 को पुलिस ने शेख अल निम्र के पैर में गोली मारकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। हालांकि पुलिस ने दावा किया कि शेख अल निम्र की ओर से भी गोलीबारी की गई थी। अल निम्र की गिरफ्तारी के विरोध में तीखा विरोध प्रदर्शन भी हुआ। मीडिया में आई खबरों के मुताबिक जेल में प्रताड़ना दिए जाने के विरोध में अल निम्र ने भूख हड़ताल कर दी, जिस पर अशरक सेंटर फॉर ह्यूमन राइट्स ने भी चिंता जताई थी। 15 अक्टूबर 2014 को सऊदी अरब की विशेष आपराधिक अदालत ने अल निम्र को फांसी की सजा सुना दी। उन पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने सऊदी अरब में विदेशी हस्तक्षेप का प्रयास किया, शासकों की अवज्ञा की और सुरक्षा बलों के खिलाफ हथियार उठाए। सऊदी अरेबिया वाले कहते हैं कि नहीं, ये टेररिज्म में इन्वॉल्व था और बहुत भड़काऊ भाषण देता था। तो और वो जहाँ रहता है, जहाँ पे वो भाषण दे रहा था, वो हिस्सा सऊदी अरेबिया का शिया बाहुल्य है। तो सऊदी अरेबिया को तो आंतरिक सुरक्षा के लिए, सऊदी अरेबिया आंतरिक सुरक्षा में ज़रा सा भी समझौता नहीं करता, वो ज़रा से भी हिल हवाला नहीं करता। तो ज़रा सा भी कुछ होता तो बहुत सख्त कदम उठाते हैं वो लोग। और इस तरीके से उन्होंने जो कुछ किया वो उनका मतलब ये अकेले नहीं, कुछ 47 लोग को मारे को फांसी दी गई, उसमें 43 सुन्नी थे। सऊदी अरब में अल्पसंख्यक शियाओं के हकों को लेकर वक्त वक्त पर आंदोलन होते रहे हैं। कई बार सऊदी सरकार पर शियाओं के खिलाफ दमनकारी नीति अपनाने का आरोप भी लगता आया है। ह्यूमन राइट्स वॉच के मुताबिक फरवरी 2011 से अगस्त 2014 के बीच शिया प्रदर्शनों में 1040 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और सालों से ईरान और सऊदी अरब के बीच खींचतान जारी है। ये दोनों मुल्क मध्य पूर्व की राजनीति में बड़े खिलाड़ी हैं। जिस तरह बीते एक हफ्ते से दोनों के बीच राजनीतिक तनाव बढ़ा है, उससे मध्य पूर्व में अस्थिरता का माहौल बनता जा रहा है। ईरान और सऊदी ने न सिर्फ कूटनीतिक रिश्ते तोड़े, बल्कि मामला आर्थिक प्रतिबंध तक जा पहुंचा है। दोनों देश राजनीतिक गोलबंदी की कोशिश में जुट गए हैं। ईरान से लौटते सऊदी अरब के राजनयिक की ये तस्वीर मध्य पूर्व की राजनीति के सारे पत्ते खोल रही है। दोनों देशों के बीच के संबंध बीते 3.5 दशकों में सबसे बदतर हालात में पहुंच गए हैं। आलम यह है कि पूरे इलाके में राजनीतिक गोलबंदी के लिए दोनों मुल्क जी जान से जुटे हैं। 2 दिनों से कुछ मंचों पर दोनों देशों की तरफ से दिए गए बयान में कुछ नरमी तो आई है, लेकिन बिगड़ते हालात का ठीकरा एक दूसरे के सिर पर फोड़ा जा रहा है।
ईरान के विदेश मंत्री मोहम्मद जावेद जरीफ ने कहा कि सऊदी अरब के साथ मौजूदा तनाव खत्म होना जरूरी है। वहीं सऊदी अरब ने भी दावा किया कि वो ईरान के साथ बेहतर संबंध चाहता है, लेकिन ईरान की गतिविधियों के चलते हालात सामान्य नहीं बन पा रहे हैं। ما همواره مسیر همکاری و گفتگو و تعامل رو پیش گرفتیم و متاسفانه همسایگان ما در عربستان سعودی برخلاف این جهت حرکت کردند. We are not natural born enemies with Iran. It is only the behavior of the Iranian government that continues to interfere in the internal affairs of other countries, particularly our Arab countries, including our own, that is causing us to take this position. दोनों देश इस वक्त राजनीतिक बढ़त हासिल करने के लिए कई मुल्कों से बात कर रहे हैं। इस कड़ी में सऊदी अरब के विदेश मंत्री अदेल अल जुबैर जब पाकिस्तान पहुंचे तो मौजूदा हालात को लेकर पाकिस्तान से बातचीत हुई, लेकिन पाकिस्तान ना तो ईरान को नाराज करना चाहता है और न ही सऊदी अरब को। यही कारण है कि हाल ही में IS के खिलाफ सऊदी अरब की अगुवाई वाले मोर्चेबंदी में आने से पाकिस्तान ने इनकार कर दिया था। इससे पहले यमन में ईरानी विद्रोहियों के खिलाफ भी सऊदी अरब को पाकिस्तान का साथ नहीं मिला। दुनिया के सारे देश जानते हैं कि मध्य पूर्व में ईरान और सऊदी अरब के बीच अगर तनाव बढ़ता है तो पूरे इलाके में अशांति बढ़ जाएगी। यही कारण है कि दर्जन भर देशों ने मध्यस्थता की पेशकश की। आनंद फानन में चीन के विदेश मंत्री सऊदी अरब पहुंचे और वहां से वो ईरान के लिए निकलेंगे। 通过对话和协商，妥善地处理好有关的问题。那么中方始终致力于促进中东的和平与稳定。目前呢，中国外交部副部长张明正在沙特访。 जानकार मानते हैं कि अगर ये तनाव बरकरार रहा तो मध्य पूर्व में बड़ा राजनीतिक संकट पैदा हो सकता है। खाड़ी देशों के साथ सऊदी अरब की जिस तरह की गोलबंदी है उससे वो ईरान को अलग थलग करने की कोशिश में जुट गया है, जबकि ईरान अपने सहयोगियों के साथ मध्य पूर्व में शक्ति संतुलन बनाने की फिराक में है। जानकारों की माने तो इस खींचतान के चलते यमन में शांति बहाली की कोशिश को नुकसान हो सकता है। سبب ثقل وأهمية ومحورية الدور كل من العربية السعودية وإيران في الشأن الإقليمي وخاصة في الشأن اليمني، لا سيما خلال السنتين الأخيرتين। दूसरी तरफ लेबनान का राजनीतिक संकट भी और गहराता जा रहा है। लेबनान में बीते 2 साल से राष्ट्रपति का पद खाली है। वहां सऊदी समर्थक और ईरान समर्थक समूहों में खींचतान चल रही है। 2 साल में 30 से ज्यादा बार राष्ट्रपति के लिए चुनाव मुकर्रर हुए, लेकिन हर बार इसे टालना पड़ा। ताजा संकट के साए तले लेबनान के लोगों की चिंता फिर से बढ़ गई है। In my opinion, this thing will not boil over. It will just stay as it is for a while, because Saudi Arabia is not in a situation to create a new war in the area. Iran does not want a new war at the time when the sanctions are being lifted. So nobody wants a new war in the area. सीरिया में शांति बहाली पर भी जनवरी के अंत में बातचीत होनी है। अगर हालात ठीक नहीं हुए तो ये कोशिश नाकाम हो जाएगी। दिलीप खान, राज्यसभा टीवी। और सऊदी अरब में शेख निम्र अल निम्र को फांसी दिए जाने की आंच भारत में भी देखने को मिली। हालांकि भारत के सऊदी अरब और ईरान दोनों से दोस्ताना रिश्ते हैं। भारत इस मामले पर फिलहाल नजर रखे हुए है और जानकार ये भी मानते हैं कि भारत के लिए दोनों देशों के बीच तालमेल जरूरी है। सऊदी अरब और ईरान के बीच शिया मौलवी शेख निम्र अल निम्र की फांसी के बाद उपजे तनाव पर भारत भी लगातार नजर रख रहा है। भारत के ईरान और सऊदी अरब दोनों से अच्छे रिश्ते हैं, लिहाजा भारत इस मामले में दोनों देशों में तालमेल चाहता है। जानकार मानते हैं कि दोनों देशों के बीच उपजे तनाव से खाड़ी देशों में काम कर रहे भारतीयों को मुश्किलें हो सकती हैं। भारत का बड़ा इंटीमेट इन्वॉल्वमेंट है, इसलिए है कि गल्फ कंट्रीज़ में भारतीय हैं, 6-7 मिलियन मतलब भारतीय वहाँ हैं, और ईरान के साथ भारत के संबंध अच्छे हैं। तो भारत तो नहीं चाहेगा कि इनके बीच में इस तरह की दरार हो कि हमको तकलीफ़ हो डिप्लोमेसी में अपने, और भारत तो यही चाहेगा कि दोनों के बीच में किस तरह से साझा हो, समझदारी हो। तो भारत की तो ये इच्छा है ही है। जानकार ये भी मानते हैं कि ईरान और सऊदी अरब के बीच तनाव से भारत के लिए कुछ स्वाभाविक राजनयिक दिक्कतें भी आ सकती हैं जो भारत नहीं चाहेगा। भारत भी जाहिर है कि इंडिया वर्ल्ड का पार्ट है दुनिया का, तो हमें भी उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। और इंडिया के रिलेशंस दोनों कंट्रीज से अच्छे हैं,
ईरान से भी, सऊदी अरब से भी। तो जब दो दोस्त मुल्कों में इस तरह की बात होती है, इस तरह के स्ट्रेंड रिलेशंस होते हैं, तो उसका भी नतीजा अच्छा नहीं होता है। जो हमें जो उनसे फ़ायदे उठाने हैं या हमें जो हमारा जो रोल होना चाहिए इस बीच में, वो भी बड़ा डेलिकेट बन जाता है। और इसलिए मेरे ख़्याल से इंडिया के लिए भी मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। इससे पहले निम्र अल निम्र की फांसी के बाद भारत में विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिले। लखनऊ, दिल्ली और जम्मू कश्मीर समेत कई इलाकों में इसका विरोध हुआ। हालांकि निम्र की फांसी पर भारत में दो तरह की राय सामने आई है। मीडिया में खबरों के मुताबिक शिया समुदाय ने निम्र की फांसी का विरोध किया है, जबकि भारत में मुस्लिमों की 90% आबादी यानी सुन्नी समुदाय के कई धार्मिक नेताओं ने इस विरोध को गैर जरूरी बताया है। नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी। सऊदी अरब और ईरान के बीच कूटनीतिक संबंध टूटने के बाद सीरिया शांति वार्ता पर अब सबकी निगाहें हैं। मध्य पूर्व में जिस राजनीतिक अस्थिरता की बात की जा रही है, उस सूची में सीरिया और यमन सबसे ऊपर है। हाल ही में सीरिया पर संयुक्त राष्ट्र ने संकल्प पारित किया। इसमें तय किया गया कि वहां हालात सामान्य करने के लिए शांति वार्ता की जाएगी। लेकिन सऊदी अरब और ईरान में ये जो तनाव उपजा है, इसके चलते अब एक नई चिंता उभर कर सामने आ रही है। सीरिया में ऐसे मंजर बीते 4-5 साल से आम हैं। गोली, बम और बारूद के बीच लोगों का जीना दुश्वार है। लाखों की तादाद में लोग पलायन कर रहे हैं। कई पाटों के बीच पिस रहे सीरिया को लेकर हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने संकल्प पारित किया, जिसके तहत शांति वार्ता जनवरी के अंत में प्रस्तावित है। लेकिन जानकारों का कहना है कि सऊदी अरब और ईरान के बीच अगर मौजूदा तनाव बरकरार रहा तो इस वार्ता पर विपरीत असर पड़ सकता है। असल में सीरिया में ईरान बशर अल असद सरकार के साथ है, तो वहीं सऊदी अरब विरोधियों के साथ। ينعكس الاشتباك ما بين الرياض وطهران على طاولة المفاوضات، أي أننا أمام مرحلة من التشدد حاليا، تشدد الأطراف। सऊदी अरब का कहना है कि ईरान के साथ तनाव के चलते सीरिया वार्ता प्रभावित नहीं होगी। उसका दावा है कि वो सीरिया शांति वार्ता के लिए पूरी तरह तैयार है। From our side, it should have no effect because we will continue to work very hard towards supporting the peace efforts in Syria, in Yemen, wherever there might be a need for that. How is that going to affect the behavior of Iran? We do not know. You would need to ask the Iranians on that. But the Iranians, even before the break of diplomatic relations, have not been very supportive, have not been very positive in these peace efforts. पिछली शांति वार्ता में ईरान और सऊदी अरब दोनों शामिल थे, लेकिन बिगड़े माहौल के चलते पूरी दुनिया को यह आशंका है कि वार्ता कहीं खटाई में न पड़ जाए। लिहाजा संयुक्त राष्ट्र ने दोनों देशों से बातचीत की है और हालात सामान्य बनाने के लिए सीरिया में संयुक्त राष्ट्र के दूत स्टीफन डी मिस्तुरा सऊदी अरब और ईरान का दौरा करेंगे। During his visits, the Special Envoy will assess the implications of the recent developments between Saudi Arabia and Iran on the momentum of the Vienna process for Syria. Mr. de Mistura believes that the crisis in Saudi-Iranian relations is a very worrisome development, and he stresses the need to ensure that it does not cause a chain of adverse consequences in the region. संयुक्त राष्ट्र इसलिए दोनों देशों को भरोसे में लेना चाहता है क्योंकि मध्य पूर्व के कई देश दो खेमों में बंट गए हैं। सऊदी अरब और ईरान के बीच ताज़ा संकट के बाद तुर्की सीरिया मुद्दे पर ज़्यादा मुखर हो गया है। तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगन ने ईरान से ये सवाल पूछा कि वो अगर सऊदी अरब में फांसी का विरोध कर रहा है तो सीरिया में हजारों लोगों को मौत की सजा देने वाले बशर अल असद सरकार का साथ क्यों दे रहा है। जानकारों का मानना है कि सीरिया शांति वार्ता में बदले माहौल का असर पड़ सकता है। पहली मीटिंग हुई थी जिनीवा में, उसमें ईरान नहीं था शामिल। दूसरी मीटिंग में ईरान शामिल था, तो ईरान और सऊदी अरेबिया के विदेश मंत्री आपने सामने बैठे हुए थे। अब वो स्थिति थोड़ी कठिन हो जाएगी क्योंकि जो अमेरिका और रूस और चाइना और जर्मनी और
यूरोपियन पावर्स ये जो कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से बातचीत से मसला हल हो जाए, उनको दिक्कत होगी इस बारे में। These tensions reduced. We want these issues worked out bilaterally, and we see no reason why that can't occur, and we see no reason why the Syria peace process shouldn't move forward as planned. Obviously, the last thing we'd want to see is for there to be an impact on that or any other significant regional issues by the tensions over the week. सीरिया में शांति बहाली के लिए इस वार्ता को बेहद अहम माना जा रहा है। लिहाजा ईरान और सऊदी अरब संकट के बाद सभी सीरिया को लेकर चिंतित हो गए हैं। नव विक्रम सिंह के साथ दिलीप खान, राज्यसभा टीवी। ईरान और सऊदी अरब के बीच आपसी रिश्तों में कड़वाहट कोई नई बात नहीं है। बीते 3 दशक में दोनों देशों के बीच कई उतार चढ़ाव आए। इस्लामिक देशों में प्रभुत्व की लड़ाई दोनों देशों में कई दशकों से चली आ रही है और इसी के चलते दोनों ही मुल्क एक दूसरे के विरोध में हमेशा खड़े नजर आते हैं। शिया धर्मगुरु शेख अल निम्र को फांसी के बाद दोनों के रिश्ते अब सबसे खराब दौर में पहुंच चुके हैं। ईरान और सऊदी अरब के बीच आपसी रिश्तों का इतिहास बताता है कि दोनों मुल्कों की सोच हमेशा जुदा रही है। दोनों ही मध्य पूर्व में दबदबा कायम रखने की कोशिश में जुटे रहते हैं। इसकी वजह से दोनों के रिश्तों में उतार चढ़ाव आता रहा है। सऊदी अरब दोनों इस मिडिल ईस्ट वेस्ट एशिया में अपनी पोजीशन मजबूत करने के लिए और एक डोमिनेंट पावर बनने के बहुत दिनों से है। ये कोई नई बात नहीं है, इसका पहले भी हम देखते रहे हैं। 1979 में ईरान क्रांति के दौर से गुजर रहा था, जिसके बाद ईरान में राजशाही का अंत हुआ और वो एक इस्लामिक गणराज्य बन गया। क्रांति के बाद से ईरान में धार्मिक नेता आयतुल्लाह खुमैनी का ज़बरदस्त प्रभाव रहा। देश के सभी फैसलों में उनका हस्तक्षेप रहा। हालांकि शासन की बागडोर लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए राष्ट्रपति के पास ही रही है। ईरान में राजशाही खत्म होने का सीधा असर दोनों देशों के रिश्तों पर पड़ा। सऊदी अरब ने ईरान की क्रांति को नाकाम करने की पुरजोर कोशिश की। उसको कहीं न कहीं ये डर था कि लोकतंत्र की बयार अगर अरब देशों में चली तो इससे शाही तख्त-ओ-ताज ढह सकते हैं। इसके बाद दोनों मुल्कों के बीच रिश्ते बनते बिगड़ते ही रहे। ईरानी क्रांति का असर सऊदी अरब के अल्पसंख्यक शिया समुदाय पर भी पड़ा। वो खुलकर लोकतंत्र की हिमायत करने लगे। हर सब रीजन में दुनिया के जो भी दो डोमिनेंट पावर्स होती हैं, दोनों ही डोमिनेंट अच्छी ताकतें हैं पैसे के लिहाज से भी और दूसरी तरह से, तो वो ये चाहेंगी कि उनका अपर हैंड हो उस रीजन में। तो शिया सुन्नी के अलावा ये डोमिनेट करने का जो एक वो है, वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। ईरान और इराक में 1980 से 1988 के बीच खाड़ी युद्ध में सऊदी अरब और गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल यानी GCC के खाड़ी देशों ने लड़ाई में इराक के सद्दाम हुसैन का साथ दिया। इसके चलते ईरान ने सऊदी अरब के जहाज़ों पर भी हमले किए। 1987 में मक्का में हज यात्रा के दौरान संघर्ष में 250 से ज़्यादा ईरानी नागरिकों की मौत हो गई। इसके चलते दोनों देशों के बीच संबंधों में तनाव बढ़ गया। हालांकि 1991 में दोनों देशों के बीच पहली बार राजनयिक संबंध बने। 1999 दोनों देशों के बीच आपसी संबंधों के लिहाज से सबसे उम्दा रहा। 1999 में ईरान के तत्कालीन राष्ट्रपति मोहम्मद खातमी ने सऊदी अरब का पहली बार दौरा किया। जो इन दोनों में जो तनाव है या एक तरह का कॉन्फ्लिक्ट है, वो पहले भी नज़र आता रहा है। मसलन आप देख लीजिए कि 80s में जब वो हुआ था, आपका ईरान इराक वार हुई थी, तो उसमें भी सऊदी अरब ने खुलकर इराक का साथ दिया था, मदद की थी। तो ये बात नहीं है कि एकदम सडनली हो गया हो, और उसमें कोई शिया सुन्नी मसला नहीं था कि इराक जो है वहाँ भी शिया मेजॉरिटी है। 2003 में सद्दाम हुसैन के तख्ता पलट के बाद दोनों देशों के बीच क्षेत्रीय प्रतिद्वंदिता बढ़ गई। सद्दाम हुसैन के पतन के बाद इराक में ईरान का प्रभुत्व बढ़ गया, जिसके बाद ईरान के परमाणु कार्यक्रम के खिलाफ सऊदी अरब खुलकर सामने आ गया। 2011 में अरब क्रांति के दौरान बहरीन में दोनों देश एक दूसरे के खिलाफ एक बार फिर आमने सामने आए।
जब सऊदी अरब ने लोकतंत्र समर्थकों के विरोध को दबाने के लिए सेना भेजी। 2012 में ईरान के अरब मुल्कों में लोकतंत्र की हिमायत कर रहे लोगों का साथ देने की वजह से तल्खियां बढ़ती रहीं। पिछले साल सितंबर में हज यात्रा के दौरान भगदड़ में ईरान के 450 से ज्यादा यात्रियों की मौत हो गई थी। इसके बाद उसने सऊदी अरब पर बदइंतजामी का आरोप लगाया। नवविक्रम सिंह के साथ अमिताभ अरुण दुबे, राज्यसभा टीवी। तो विशेष में आज इतना ही। नमस्कार।